फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इस एक वीडियो में इस पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को हम देखने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने साइड में डाल दिए हैं, एनसीईआरटी हाइलाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। इस चैप्टर में हम पूरा देखने वाले हैं कैसे हमारा हिस्ट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या क्या हुआ, क्या क्या डिबेट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने किए। एक हमारा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट है और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अभी कोई तारीफ की तो बात नहीं है, लेकिन हमारे पास रीजंस थे कि इतनी बड़ी लेंदी डॉक्यूमेंट हमें क्यों बनाना पड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट हमारा क्यों है। क्या रीजन है? हमारा कंट्री काफी बड़ा है साइज में और डाइवर्सिटी तो बहुत ही ज्यादा है। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तब हम सिर्फ लार्ज और डाइवर्स नहीं थे बल्कि डिवाइडेड भी थे। हमारी हिस्ट्री में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे हमारे इंडिया में चल रही थी, तो इन सब चीज़ों से हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डील करना था। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि काफ़ी एलेबोरेटली हम हर एक चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस कर करके काफ़ी पेन्सटेकिंगली एफर्ट्स लगा के उसमें लिखें और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो एक लेवल पे जो हमारे वूंड्स थे पास्ट और प्रेजेंट के उसको हील करें। हमारे इंडिया में जो डिफरेंसेस थे कास्ट क्लासेस कम्युनिटीज के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसको सॉर्ट आउट करें। दूसरे लेवल पे जो हमारे इंडिया में हायरार्की और डिफरेंसेस के सिस्टम थे, यानी कि ऊंच नीच थी, कोई लोग ऊपर थे कोई नीचे थे, इसको पूरा खत्म करना था। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इंडिया में स्टैब्लिश करना था और ये सब करना था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना था दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के 3 साल के पीरियड में। ये डेट्स आप याद रखिएगा। इस टाइम पे जो हमारे ड्राफ्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ड्राफ्ट यानी कि जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अभी लिख लिया गया है, अभी इसको रिफाइन किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा फ्यूचर में। तो ड्राफ्ट्स बनाए जाते थे, इस ड्राफ्ट को बहुत बार क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया जाता था। सब लोग इसमें डिबेट वगैरह करते थे कि क्या हमें रिफाइनमेंट इसमें करना चाहिए, क्या चेंजेस इसमें आना चाहिए। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिया की, इसने टोटल 11 सेशंस किए विद सिटिंग स्प्रेड ओवर 165 डेज। और इन सेशंस के बीच में बहुत सारी कमिटीज और सब कमिटीज थी जो हर एक ड्राफ्ट को पढ़ती थी, रिविजन्स उसमें सजेस्ट करती थी, रिफाइनिंग सजेस्ट करती थी और ये काफ़ी पेंसटेकिंग काम इन लोगों ने किया। पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे चल रहा है इंडिया में, कैसे कैसे ये काम करता है। हिस्ट्री में हम बैकग्राउंड देखेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पीछे क्या बैकग्राउंड था, इंडिया में क्या माहौल था, क्या डिबेट्स होती थी, लोग क्या क्या बयान देते थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। सीधे स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1, अ ट्यूमल्टियस टाइम्स। ट्यूमल्टियस यानी कि काफी उथल पुथल वाला ये समय था जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, वो वाला समय और उसके जस्ट पहले वाला समय। क्यों? क्योंकि एक तरफ 1947 15 अगस्त में हम इंडिपेंडेंट तो हो गए थे, लेकिन इसके पहले के जितने भी एक्शंस थे ना, उनकी मेमोरी लोगों के दिमाग में काफी ज्यादा फ्रेश थी। क्या क्या एक्शंस हुए थे? क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरेन सपोर्ट लाके मिलिट्री अग्रेशन करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इसके अलावा जो हमारी म्यूटनीज हो रही थी, द रॉयल इंडियन नेवी की जो अपराइजिंग थी स्प्रिंग 1946 में, यहाँ पे रेटिंग्स लिखा हुआ है। रेटिंग्स यानी कि इनके जो सिपाही थे उनके लिए टर्म है रेटिंग्स। इनके जो रेटिंग्स थे ये लोग म्यूटनी पे उतर आए थे। तो ये सारी चीज़ों की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी। बहुत सारे इंडिया में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे। लेट 1940s में वर्कर्स और पेजेंट क्लास जो थे काफ़ी ज़्यादा एक्शंस ले रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। पूरे अक्रॉस कंट्री हमें अलग अलग जगहों पे देखने को ये मिल जाता है। एक चीज़ इसमें हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदूज और मुस्लिम काफी यूनाइटेड होकर अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन जस्ट ऑपोजिट एक चीज हमें देखने को ये मिलती है कि जो हमारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, एक थी हमारी कांग्रेस और दूसरी थी हमारी मुस्लिम लीग, ये लोग किसी एक सोशल हार्मनी के, एक रिलीजियस हार्मनी के डिसीजन पे नहीं आ पा रहे थे। ये लोग हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट बातें ही कर रहे थे। किसी फाइनल कंसेंसस पे ये लोग नहीं आ पाए। एट द एंड हमें ये भी देखने को मिला, पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी कि मुस्लिम लीग क्या बोलने लग गई थी कि हमें पार्टीशन चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिला कि ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुए अगस्त 1946 के। इसमें हमें कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं। अब हिंदूज और मुस्लिम्स एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। पूरे नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में हमें वायलेंस देखने को मिलता है। एट द एंड पीक पे ये वायलेंस पहुंचा जब मासेकर्स वगैरह होने लग गए और फिर एट द एंड हमारा पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया। तो एक तरफ 15 अगस्त 1947 में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। पहली बार वो इतना मोमेंटस चीज़ देख रहे थे कि अब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है इतने सालों के स्ट्रगल के बाद। ये लोग बहुत खुश थे। लेकिन दूसरी तरफ वो माइनॉरिटीज़ थी जो स्ट्रगल कर रही थी, चाहे वो इंडिया के मुस्लिम्स हो
या फिर पाकिस्तान के हिंदूज और सिख। इन लोगों के पास एक बहुत क्रूअल चॉइस इन लोगों को अब करनी थी। क्या थी वो क्रूअल चॉइस? कि अब या तो जहां पे आप हो वहीं पे रह लो, मान लेते हैं आप पाकिस्तान में एज सिख या फिर हिंदू रह लो, तो वहां पे क्या हो सकता है आपको मार डाला जाए, या फिर हो सकता है आपको फ्यूचर में कोई भी अपॉर्चुनिटी ना मिले। या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ से पाकिस्तान छोड़ो और इंडिया में जाओ अगर आप हिंदू या सिख हो तो, या फिर इंडिया में अगर आप मुस्लिम हो तो इंडिया छोड़ के अब जाना पड़ेगा आपको पाकिस्तान। ये भी कोई ईजी चॉइस नहीं है, क्योंकि आप इतने सालों से जिस जगह पर रह रहे हो कैसे उसको आप छोड़ के चले जाओ। लेकिन इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन लोगों के लिए ये बन गया था। अब बहुत सारे लोग एज रेफ्यूजीज मूव कर रहे थे, मुस्लिम्स जा रहे थे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, हिंदू और सिख्स आ रहे थे वेस्ट बंगाल या फिर इंडिया में जो ईस्टर्न हाफ ऑफ पंजाब था वहां पे। बहुत सारे लोग जो निकल रहे थे अपने घर से दूसरी जगह जाने के लिए, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, बीच में ही उनको मार डाला जा रहा था, उन पे अटैक कर दिया जा रहा था। तो ये हो गई एक बहुत मेजर प्रॉब्लम। अनदर एंड स्कार्सली लेस सीरियस, यानी कि लगभग उतनी ही बड़ी एक और प्रॉब्लम हमारे सामने ये थी कि प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा। जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो 1/3 ऑफ द एरिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ महाराज और नवाब वगैरह जो हमारे थे वो। ये लोग ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते थे कि भाई ठीक है हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन इतना अगर कर लिया इन लोगों ने तो इनके पास काफ़ी पावर होती थी, काफ़ी ऑटोनॉमस होते थे कि इनके टेरिटरी में जैसे रूल करना चाहें या मिसरूल करना चाहें ये लोग कर सकते थे। बस आपको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेना है, उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना है। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा तो इन नवाब्स का, इन महाराजाओं का क्या स्टेटस होगा ये डाउटफुल था, कोई इसका क्लियर आंसर नहीं था। एक ऑब्जर्वर ने तो लिखा है कि ये जो महाराजा लोग थे ये सपने देखने लग रहे थे कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है तो हम भी अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन करके रखेंगे, इंडिया के बहुत सारे टुकड़े होंगे, हम एक अपना नया स्टेट बनाएंगे। तो ऐसी ऑटोनॉमी के सपने लोग देख रहे थे। ये वो सिचुएशन था, ये वो सिनेरियो था, ये वो बैकग्राउंड था जिसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बैठी थी इंडिया का एक फ्यूचर देखने के लिए, इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। और कैसे इंसुलेटेड रहेगी बाहर के माहौल से, वो तो अफेक्ट करेगा ही ना, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। तो इस चैप्टर में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट्स वगैरह देख रहे होंगे कि कैसे सारे डिस्कशंस होते थे, कैसे बाहर का माहौल अंदर भी अफेक्ट कर रहा होता था। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्ट नहीं हुई थी। 1945-46 के जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे प्रोविंशियल लेवल पे, उसमें जो जीते थे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे, इन लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चूज किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमें देखने को मिलता है कि एक ही पार्टी थी जो पूरा इसको डोमिनेट कर रही थी। वैसे ये साइड में आपको नीचे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे हमारी फसना पक्का है सीरीज में। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद वो फसना पक्का है देख लेना, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपसे हर एक चीज इस चैप्टर की बन रही होगी। लेकिन पहले एनसीईआरटी पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो कांग्रेस पूरा इसको डोमिनेट कर रही थी। क्यों? क्योंकि हमने जनरल जो इलेक्शंस हुए थे हमारे प्रोविंशियल इलेक्शन, इसमें जनरल सीट्स में पूरा कांग्रेस ने वोट्स जीते थे, और जो मुस्लिम रिजर्व्ड एरियाज थे वहां पे मुस्लिम लीग को वोट मिले थे। लेकिन मुस्लिम लीग ने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, ये लोग एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे अपने पाकिस्तान के लिए। जो सोशलिस्ट लीडर्स थे ये लोग भी इनिशियली ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको ब्रिटिशर्स ने बनवाया है और इसमें कोई ऑटोनॉमी हमें नहीं मिलेगी, ब्रिटिशर्स जो चाहेंगे वैसे ही होगा। तो इनिशियली ये लोग भी ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। ये नंबर्स को आप याद रखिएगा, 82% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस के भी मेंबर्स थे। तो क्लियरली कांग्रेस काफी ज्यादा डोमिनेंट थी। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज हमारे कांग्रेस में इस टाइम पे ये थी कि कांग्रेस कोई एक ऐसी पार्टी नहीं थी कि सिर्फ एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही हो। कांग्रेस में हमें काफी ज्यादा डिफर्ड ओपिनियंस देखने को मिल जाते हैं कि ऐसे भी लोग थे, कुछ लोग जो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग लैंडलॉर्डिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग किसी कम्युनल पार्टी से काफी ज्यादा क्लोज थे, यानी कि किसी रिलीजियस ग्रुप से एसोसिएटेड थे, कुछ लोग एकदम सेक्युलर थे, यानी कि किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी को, रिलीजियस थॉट्स को पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। नेशनल मूवमेंट्स ने इन सारे कांग्रेस लीडर्स ने पार्टिसिपेट कर रखा था। तो उस टाइम के जो स्ट्रगल्स इन लोगों ने किए थे उसके थ्रू इन्होंने एक चीज सीख ली थी कि अपने जो ओपिनियंस है उसको कैसे डिबेट करना है, कैसे पब्लिक के सामने रखना है, कैसे उसको डिस्कस करना है, और जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ओपिनियन में उसको कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे एक कंसेंसस में आना है। तो यही हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी देखने को मिलता है। जब कांग्रेस के ये अलग अलग ओपिनियंस वाले मेंबर्स आके डिस्कशन करते थे तो कोई भी शांत नहीं बैठता था, सब लोग अपने अपने ओपिनियन दमदारी से रख रहे होते थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
हमें सिर्फ इतना नहीं कि सिर्फ ये लीडर्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, बल्कि बाहर की जो जनता थी वो भी अपने ओपिनियंस शेयर करती थी, और पब्लिक की जो ओपिनियन थे वो भी अंदर के डिबेट्स और डिस्कशंस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते थे। डेलिब्रेशंस कंटिन्यूड, यानी कि जो डिस्कशंस अंदर हो रहे थे, डिबेट्स हो रहे थे, ये जब कंटिन्यू होते थे, ये जो किए जाते थे, इनको न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स में भी पब्लिश किया जाता था। और जो प्रेस होती थी वो भी क्रिटिसिज्म और काउंटर क्रिटिसिज्म को पब्लिश करती थी। और ये जो बाहर की प्रेस हो गई, मीडिया और जो जनता हो गई, इन लोग से भी काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन शेयर करवाए जाते थे। जनता को बोला गया था कि आप अपने जो व्यूज़ हैं वो सेंड करिए, ताकि कलेक्टिव पार्टिसिपेशन का एक सेंस क्रिएट किया जा सके। जनता अपना अपना ओपिनियन भेजती थी। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ थे, ये लोग चाहते थे कि इनकी मदर टंग को प्रोटेक्शन दिया जाए। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी, ये अपने रिलीजन के लिए सेफगार्ड्स चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि भाई हमें सेफगार्ड्स दिए जाए, रिजर्वेशन वगैरह दिया जाए। दलित्स चाहते थे कि जो कास्ट ऑपरेशन है वो ख़त्म किया जाए और हमें रिजर्वेशन दिया जाए गवर्नमेंटल बॉडीज़ में। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट बाहर से ओपिनियंस आते थे, इन पे अंदर भी डिस्कशन किया जाता था। ये जो बाहर डिस्कस किए जाते कल्चर और सोशल जस्टिस की चीज़ों को, इनको अंदर डिस्कस किया जाता था ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली फ्रेज आप याद कर सकते हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो हॉल था वहां पे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई ठीक है, डिस्कशन वगैरह होते थे, लेकिन कौन करता था, कौन थे वो लोग। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स की हम बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 300 मेंबर्स थे, जिसमें से 6 मेंबर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर्स थे हमारी कांग्रेस के। तो कौन थे वो? सबसे पहले आ गए नेहरू जी। नेहरू जी ने क्या क्या करवाया? नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन था, इसके बारे में हम आगे जस्ट बात कर रहे होंगे। इसके अलावा एक और रेजोल्यूशन इन्होंने प्रपोज किया कि नेशनल फ्लैग का क्या डिजाइन होना चाहिए। ही प्रपोज कि हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर होना चाहिए ऑफ सैफरन, व्हाइट, डार्क ग्रीन, आप सबको पता है, इन इक्वल प्रोपोर्शन विद अ नेवी ब्लू व्हील एट द सेंटर। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट मेंबर आते हैं कांग्रेस के ही, वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया बिहाइंड द सीन्स। इन्होंने एक की रोल प्ले किया। जब अलग अलग ओपिनियंस आते थे लोगों के, तो उनको रिकनसाइल करने का काम, उनके बीच में जो ब्रिज करने का काम है, गैप खत्म करने का काम है, वो ये करते थे। इसके अलावा काफी सारे रिपोर्ट्स इन्होंने ड्राफ्ट करवाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर आते हैं थर्ड मेंबर हमारे राजेंद्र प्रसाद। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और काफी इंपॉर्टेंट एक मेंबर थे। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये था कि जो भी डिस्कशंस वगैरह हो रहे हैं वो सही लाइंस में चले, वो प्रोडक्टिव लाइंस में चल रहे हो, इधर उधर ना भटके, प्लस सबको बोलने का मौका मिले, ये इंश्योर करना भी इनका काम था एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये हो गया कांग्रेस का ट्रायो। इसके अलावा फोर्थ मेंबर है कांग्रेस के एक नेमेसिस भीमराव अंबेडकर। ये काफी अच्छे लॉयर और इकोनॉमिस्ट थे। ब्रिटिश रूल के टाइम पे ये पॉलिटिकल ओपोनेंट थे कांग्रेस के। जैसे कि मैंने बोला नेमेसिस यानी कि जस्ट राइवल है किसी का, तो राइवल थे, लेकिन गांधी जी ने इनको बोला था कि भाई आप ठीक है राइवल हो, लेकिन अब गांधी जी सजेस्ट करते हैं कि एट इंडिपेंडेंस आप यूनियन कैबिनेट ज्वाइन कर लेना एज लॉ मिनिस्टर। तो इन्होंने इनिशियली तो रिजेक्ट किया था, लेकिन फिर इन्होंने अग्री भी किया था। नेहरू जी ने इनसे रिक्वेस्ट की थी 1947 में कि आप कैबिनेट ज्वाइन करिए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है इनका काम क्या था। इनका काम था चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी का। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे, और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो आपके दिमाग में इन्हीं का नाम आता होगा, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे। इनके साथ 2 और लॉयर थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, के.एम. मुंशी जी फ्रॉम गुजरात एंड अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर फ्रॉम मद्रास। इन दोनों ने भी काफी इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्ट थे उनको बनाने के लिए। अब इन 6 मेंबर को असिस्ट करने के लिए 2 सिविल सर्वेंट्स थे जिनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बी.एन. राव। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। इन्होंने बैकग्राउंड पेपर्स यानी कि इन्होंने मेन स्टडी किया बाकी कंट्रीज को, वहां पे कैसे पॉलिटिकल सिस्टम चल रहे हैं, और उनके बेसिस पे अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह बनाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। और अगले हमारे सिविल सर्वेंट है एस.एन. मुखर्जी। ही वॉज द चीफ ड्राफ्ट्समैन, यानी कि इनका मेन काम था लीगल ड्राफ्ट्स वगैरह बनाना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे। ये लीगल लैंग्वेज को काफी अच्छे से समझते थे, कॉम्प्लेक्स प्रोपोजल्स को अच्छी लीगल लैंग्वेज में लिख सकते थे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे। अंबेडकर जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी था कि जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अच्छे से स्टीयर करना असेंबली में, यानी कि उसको प्रोग्रेस कराना पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इस पूरे काम में 3 साल लगे। इसके जो प्रिंटेड रिकॉर्ड है डिस्कशन के जितने भी हुए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो बनाते हैं
टोटल 11 बल्कि वॉल्यूम्स, काफी भारी भरकम बड़े बड़े 11 वॉल्यूम्स, क्योंकि बहुत सारे डिस्कशंस थे, बहुत सारी चीजें थी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हो रही थी, डिबेट हो रही थी। तो इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कैसे हल्ला गुल्ला होता था, लड़ाइयाँ हो जाती थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कैसे अलग अलग मेंबर्स जो अपनी आवाज उठाने में, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने में काफी अच्छे थे, अपने अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते थे, कैसे इन लोगों का अलग अलग आइडियाज होते थे इंडिया को लेके, इंडिया के फ्यूचर को लेके, कैसे हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते थे पॉलिटिकल, और क्या इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, क्या पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, क्या इंडिया को फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे मोरल्स होना चाहिए, ये सारा इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधे बढ़ते हैं हम हमारे सेकेंड टॉपिक पे, जहां पे हम मेनली बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या विजन्स थे, क्या क्या चीजें डाली गई थी। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन था, जिसमें पूरे आइडियल्स आउटलाइन किए गए थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होने वाला है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होने वाला है, उसका फ्रेमवर्क क्या होने वाला है, इस रास्ते पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलने वाली है। इंडिया को इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक बताया गया था, जहां पे इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम मिलेगी। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जितनी भी चीजें वो आप बताइए, तो ये सारे टर्म्स आपको वहां पे यूज करने पड़ेंगे अपने आंसर में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जितने भी हमारे माइनॉरिटीज थी, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज थे, जो डिप्रेस्ड और अदर बैकवर्ड क्लासेस थी, इनको अश्योर किया गया था कि आपको हम सेफगार्ड्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये है नेहरू जी की पूरी इस बॉक्स में स्पीच जो उन्होंने दी थी। इस स्पीच में उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करी। मैं इसको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसके जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बता रहा हूँ, फिर आगे भी इस चैप्टर में हम स्पीच की थोड़ी बहुत बात कर रहे होंगे। इसको आप पॉज करके पूरी पढ़ सकते हैं। 13 दिसंबर 1946 की इनकी स्पीच। इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद पास्ट में जाके क्या क्या बातें करी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की हिस्ट्री की बात करी, चाहे वो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, चाहे वो पेरिस में फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, इन्होंने रशिया की बात करी, और बेसिकली इन्होंने अलग अलग पास्ट की स्ट्रगल्स के बारे में बात करी। इन्होंने बताया कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगेंस्ट बहुत सारी पावर्स खड़ी हुई थी, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे, ये लोग प्रॉब्लम से लड़ते रहे, उनको फेस करते रहे, और इन्होंने एक बहुत शानदार काम किया अपनी अपनी जगहों पे, अपने अपने स्ट्रगल्स के साथ। वैसे ही हम इंडिया में भी करने वाले हैं। बेसिकली इंडिया की हिस्ट्री को इन पुरानी हिस्ट्री के साथ वो अब लिंक करने की कोशिश कर रहे थे, इन पुराने स्ट्रगल्स के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि इंडिया का जो इन्होंने अभी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताया है, उसमें इंडिया को इन्होंने कहीं पे भी डेमोक्रेटिक नहीं बताया। डेमोक्रेसी टर्म तो था ही नहीं, लेकिन उन्होंने ये चीज बहुत क्लियर करी कि ठीक है भाई, हमने डेमोक्रेटिक टर्म नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब भी हमने स्ट्रगल किया है हमने डेमोक्रेसी के लिए ही किया है, हमेशा हमने डेमोक्रेसी की बात करी है। सारे लीडर्स इस चीज से एक्सेप्ट करेंगे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री ही बनने वाले हैं। कैसी डेमोक्रेसी होगी, कैसे इंस्टीट्यूशन सेटअप होंगे, ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन ही बनेगा। और एक और चीज, इन्होंने अपना सोशलिज्म की तरफ जो इनका साइड था वो भी बताया। इनको सोशलिज्म काफी सही लगता था, तो उसके बारे में भी इन्होंने बात करी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये स्पीच थी, और इसके बाद बहुत सारी बातें हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब हम बात करते हैं कि नेहरू जी की स्पीच में कुछ की इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच थी जिसको हमें काफी ध्यान से देखना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बोला कि पूरी स्पीच आप पॉज करके जरूर पढ़िएगा। इन्होंने बहुत सारी चीजें बात करी, लेकिन एक क्वेश्चन हमारे सामने ये भी आते हैं कि जो नॉस्टैल्जिक रिटर्न ले रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, हिस्ट्रीज को कंपेयर कर रहे हैं, उससे नेहरू जी क्या दिखाना चाहते थे, क्या विजन वो पोर्ट्रे करना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्यों उन्होंने अमेरिका के, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी, क्यों वो ये सब बातें कर रहे थे। बेसिकली नेहरू जी हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग थी, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसको एक लार्जर पिक्चर में रखना चाहते थे, एक लार्जर हिस्ट्री से कनेक्ट करना चाहते थे, इन रिवॉल्यूशनरी मोमेंट्स के साथ लिंक करना चाहते थे, इन पास्ट से लिंक करना चाहते थे। लेकिन नेहरू जी ने बहुत क्लियरली ये चीज बोला कि जो पास्ट से हम कनेक्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको कॉपी कर लेंगे, उनके पास्ट को, उनके तरीकों को हम एज ब्लूप्रिंट देखेंगे और एकदम कॉपी पेस्ट इंडिया में लगा देंगे। बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसे मैकेनिकली बोरो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें इंडिया में वो चीजें लानी पड़ेगी जो इंडिया के साथ फिट हो, जो इंडिया के साथ, इंडिया के जो लोग हैं उनका जो टेम्पर है, उनके जो
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके साथ फिट बैठना चाहिए। तो जितनी भी चीजें हम उनसे सीखेंगे जरूर, लेकिन हम उनको कॉपी नहीं करेंगे। ही क्लियरली सेड वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी। तो इन्होंने ये तो बताया कि डेमोक्रेसी होने वाला है, लेकिन किस तरीके का, किस फॉर्म का, ये नहीं बताया, क्योंकि ये तो हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, डेलिब्रेशंस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स को जो सही लगेगा वो पूरे डिस्कशंस के बाद उस तरीके से हम इंडिया में अप्लाई कर रहे होंगे। हम उनसे सीखेंगे जरूर, जो वेस्टर्न अचीवमेंट्स रहे हैं पास्ट के, उनके जो फेलियर्स रहे हैं, दोनों को हम देखेंगे, दोनों से सीखेंगे, लेकिन कॉपी नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बाकियों से सीख रहे हैं, सब लोग यही करते हैं, पास्ट की गलतियों से, पास्ट की अचीवमेंट से लोग सीखते हैं। तो वेस्ट में भी यही हुआ था, उन लोगों ने भी यही काम किया, पास्ट से सीखा और फ्यूचर के लिए अपने हिसाब से अडॉप्ट किया। तो इंडिया में भी हम क्या करेंगे, हम अडॉप्ट करेंगे जो हमारे डेमोक्रेटिक लिबरल आइडियाज चल रहे हैं वेस्ट में, जो सोशलिस्टिक आइडियाज हैं इकोनॉमिक जस्टिस के, इन सभी आइडियाज को हम फ्यूजन करेंगे, इनको हम ब्लेंड इन करेंगे और इंडिया के हिसाब से इन आइडियाज को रीअडॉप्ट करेंगे, रीवर्क करेंगे और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लगाएंगे। तो नेहरू जी बेसिकली क्या बोल रहे थे कि अब हम क्रिएटिव थिंकिंग करना चाहिए हम लोगों को, और वो चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए इंडिया में जो इंडिया में फिट बैठे। अब इसके बाद एक कम्युनिस्ट मेंबर थे सोमनाथ लाहिरी। जितने भी लीडर्स के नाम आ रहे हैं उनके यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, उनकी क्या आइडियोलॉजीज थी, क्या वो फेवर कर रहे थे, क्या वो बोल रहे थे, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इस चैप्टर की डिफिकल्टी ही बस इतनी सी है कि नाम और लोगों का क्या सपोर्ट था, क्या आइडियोलॉजी थी, वो आप याद करते जाएं। तो सोमनाथ लाहिरी जी का कहना था कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके ऊपर ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का हाथ है। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसको ब्रिटिशर्स ने बनवाया है, ब्रिटिशर्स यहाँ पे चीज़ों को फोर्स करेंगे। तो इन्होंने सारे मेंबर्स को और इंडियंस को इन जनरल बोला कि ब्रिटिशर के जितना भी इन्फ्लुएंस है उसको आप छोड़ दो, उससे आप फ्री हो जाओ। तो ये तो बेसिकली बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही पार्ट लेना सही नहीं है। 1946-47 की जब विंटर में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डेलिब्रेशंस चल रहे थे, इस टाइम पर भी ब्रिटिशर्स अभी तक इंडिया में थे। इस टाइम पे हमारे यहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट जरूर थी नेहरू जी की। इंटरिम गवर्नमेंट बेसिकली जो पावर शिफ्टिंग हो रही थी ब्रिटिशर्स से इंडिया में, उसको एक स्मूथली करने के लिए एक टेम्पररी गवर्नमेंट नेहरू जी की बनाई गई थी। लेकिन ये जो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन था, इसमें नेहरू जी के पास कोई ऐसी खास पावर थी नहीं। इनको करना वो ही पड़ता था जो वाइसरॉय चाहे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन चाहे। तो उनके अगेंस्ट ये जा नहीं सकते थे, भले ही इनके हाथ में पावर दे दी गई थी। तो बेसिकली पपेट की तरह इनको ट्रीट किया जा रहा था। तो लाहिरी जी का क्या कहना था, इन्होंने अपने सारे कॉलीग से बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है आपकी, ये ब्रिटिश मेड है और ये एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रही है जैसे ब्रिटिशर्स काम आपसे कराना चाहते हैं। तो इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे इनके पूरे वर्ड्स दिए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस इस पूरे चैप्टर में आ रहे होंगे और इन बॉक्सेस को हम कंप्लीटली स्किप नहीं करेंगे। इनकी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता भी जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग भी बॉक्स हैं और इंपॉर्टेंट भी बॉक्सेस हैं। तो आप पॉज करके इनको पढ़ते जाइएगा। इन्होंने क्या बोला सोमनाथ लाहिरी जी ने, आपने जो नेहरू जी ने स्पीच दी है, आपके वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड सर, बोल्ड वर्ड्स, नोबल वर्ड्स, लेकिन एक्चुअल में जो आप बातें बोल रहे हो उनको करिए भी तो। नेहरू जी ने बोला था कि ब्रिटिशर्स का कोई भी डोमिनेंस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके हम आवाज उठा देंगे, उनके अगेंस्ट हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो तो हो ही रहा है, ब्रिटिशर्स आप पे पावर तो डाल ही रहे हैं, तो आप करिए ना, आप क्या कर सकते हैं करिए। आपके पास कोई आज़ादी एक्चुअल में है ही नहीं, क्योंकि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ब्रिटिश मेड है, ब्रिटिश के प्लान्स कर रही है। और अगर आपको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेना है तो आप नहीं ले सकते। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी ब्रिटिशर्स से तो आप कोर्ट भागते फिरोगे, इंग्लैंड भागते फिरोगे, क्लेमेंट एटली जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है उनसे बात करने जाओगे, लेकिन खुद से कुछ कर नहीं पाओगे। इन्होंने बोला कि कुछ दिनों पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी यही बात बोली थी कि हमारे पास सिर्फ इतनी फ्रीडम है कि हम खुद के बीच में फाइट कर सकें, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने की हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं है। तो लाहिरी जी का कहना यह था कि अभी हमारे पास ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि हम खुद में डिस्कशन करें क्या करना है, कैसे करना है, नहीं, ये सब छोड़ो और अभी पहले तो लड़ाई करो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से। जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करो और ब्रिटिशर्स से पहले फाइट करो, और बाद में हम देखेंगे, जब हम एक्चुअल में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तब हम देखेंगे हमें क्या करना है। नेहरू जी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हम में से ज्यादातर नेशनलिस्ट लीडर्स को जिस तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थी वो हमें नहीं मिली है। हमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली है, ठीक है, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुछ हाथ है, उसके बर्थ के पीछे कुछ कंडीशंस अटैच की गई हैं जिन पे हमें काम करना होगा। ब्रिटिशर्स हैं हमारे ऊपर, मान रहे हैं हम इस चीज को, लेकिन आप ये मत भूलो कि हमारी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, हमारे नेशन की जो स्ट्रेंथ आती है वो आती है हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं उनके थ्रू।
नेहरू जी ने बोला कि कोई भी गवर्नमेंट कागजी कार्रवाई से नहीं बनती, कोई भी गवर्नमेंट स्टेट पेपर से नहीं बनती, डॉक्यूमेंट से नहीं बनती। गवर्नमेंट बनती है विल ऑफ पीपल से। विल ऑफ पीपल का एक्सप्रेशन होती है गवर्नमेंट। हम यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि हमारे पीछे हमारा पूरा देश खड़ा है, हमारे पूरे देश की जनता का सपोर्ट है, और हम उतने ही आगे जा पाएंगे जितने आगे तक हमारा देश की जनता का सपोर्ट हमें ले जाना चाहेगा। तो हम यहाँ पे जनता के सपोर्ट के कारण खड़े हैं, इस चीज को आपको नहीं भूलना चाहिए। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पीछे जो इतने सारे लोग हैं उनके हार्ट्स में कितना ज्यादा पैशन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन लोगों के एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे बैठी है जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए जो मूवमेंट्स हुए थे उनमें स्ट्रगल किया था। क्या थे ये एस्पिरेशंस? डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारे आइडियाज जो कि आज के नहीं है, जो कि हमारे स्ट्रगल्स में, जो सोशल स्ट्रगल्स इंडिया में मूवमेंट्स हमने किए हैं 19th सेंचुरी से, तब से ये सारे आइडियल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले हैं इंडिया में 19th सेंचुरी से ही। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लीडर्स ने ऐसे करे हैं। जब सोशल रिफॉर्मर्स चाइल्ड मैरिज को बैन करने की बात कर रहे थे, विडोज को रीमैरी करवाने की बात कर रहे थे, तब वो सोशल जस्टिस की डिमांड कर रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद जी ने कैंपेन्स किए थे हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स लाने के लिए, तब वो बात कर रहे थे कि रिलीजियंस को और भी ज़्यादा जस्टिफाइड होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। जब ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में पॉइंट आउट कर रहे थे डिप्रेस्ड क्लासेस कास्ट की जो सफरिंग्स थी उनकी तरफ, या फिर जब कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो ग्रुप्स होते थे वो वर्कर्स और पेजेंट्स को ऑर्गेनाइज करते थे, मूवमेंट्स वगैरह करवा रहे होते थे, तब ये लोग डिमांड कर रहे थे इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की। जो नेशनल मूवमेंट हुआ एक ऑपरेसिव और इलेजिटिमेट गवर्नमेंट ब्रिटिश राज्य के अगेंस्ट, वो एक स्ट्रगल था डेमोक्रेसी के लिए, जस्टिस के लिए और सिटीजन्स को राइट्स और इक्वालिटी दिलाने के लिए। तो ये सारे आइडियल्स को हम फुलफिल करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब अगर अपन बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले के कुछ पीरियड की, तो क्या हो रहा था, इंडिया में डिमांड बढ़ रही थी कि हमें गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडियन रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब ये डिमांड्स बढ़ रही थी तो ब्रिटिशर्स को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने पड़ते इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए 1909, 1919, 1935 में, जिसके बाद इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन था वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू हुआ था प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लेवल पे। तो जो एग्जीक्यूटिव था उसको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी 1919 में, और फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद ऑलमोस्ट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंशियल लेजिस्लेटर की एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दी गई थी। 1935 एक्ट के बाद 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रोविंसेस में काफी अच्छी विन ली थी और पावर हाथ में ली थी। अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज ये है कि 1946 के बाद अगले 3 साल हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिस्कशंस हुए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वगैरह के, वो एकदम अलग है, और उसके पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो एकदम अलग है। यहाँ पे एक ब्रेक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किस चीज का ब्रेक? क्या अंतर है इन दोनों चीजों में? पहले के जो डिसीजंस हो रहे हैं, पहले के जो एक्ट्स आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आ रहे हैं, चाहे वो 1909 हो, 19 हो, 1935 हो, इनको इंडियंस ने डिसाइड नहीं किया था कि इंडिया में क्या करना है। कॉलोनियल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी कि इंडियंस के साथ इंडिया में किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देना है, क्या चीज़ें करना है, किस तरीके से बिहेव करना है। तो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी। अगर अपन पहले का इलेक्टोरेट की भी बात करें, यानी कि वो जनता जो डिसीजन में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, वोट कर रही है रिप्रेजेंटेटिव्स को, ये जो इलेक्टोरेट था काफ़ी ज़्यादा छोटा था। इवन 1935 के भी 10 to 15% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्टोरेट, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पे नहीं था। बहुत कम लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए दिया जा रहा था। जो 1935 के बाद जो हमारे लेजिस्लेचर्स इलेक्ट हुए थे वो भी किसके अंडर में काम कर रहे थे? ब्रिटिशर्स के अंडर में। ब्रिटिशर्स ने एक गवर्नर अपॉइंट किया था ब्रिटिश का, उसके अगेंस्ट कुछ भी जाके, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया, कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्ट बना दिया, नहीं, इन लोगों को गवर्नर के नीचे रह के ही काम करना पड़ रहा था। तो बेसिकली हम कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर में थे। लेकिन 46 के बाद चीज़ें बदलना चालू हुई। अब हम इंडिया के लिए खुद से डिसीजन ले रहे थे। वही चीज़ 13 दिसंबर 1946 जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में गांधी जी नहीं, नेहरू जी ने जो स्पीच दी थी, उनमें उन्होंने क्या बात करी थी कि अब हमारा जो इंडिया है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में हम इंडिया को इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक बनाएंगे। इंडिया अब कॉलोनी नहीं रहेगा, अब हम खुद से डिसीजन लेंगे और फ्री रहेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ
राइट्स वगैरह पे जो डिस्कशंस हो रहे थे, डिबेट्स हो रहे थे, उन चीज़ों की। सबसे पहले जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल है उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सी वो क्लासेस होंगी जिनको हम ऑप्रेस्ड ग्रुप्स मानेंगे, जिनको हम स्पेशल राइट्स वगैरह देंगे, जो माइनॉरिटीज हैं हमारे इंडिया में उनके पास क्या राइट्स होंगे, कितने होंगे, कोई सेफगार्ड्स होंगे या नहीं, किनको हम माइनॉरिटी मानेंगे, पैसे के बेसिस पे, इकोनॉमिक टर्म्स में या फिर किसी और टर्म्स में। ये सारे डिस्कशन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हो रहे थे। और एक चीज़ बहुत क्लियर है, इनका कोई एक कलेक्टिव आंसर नहीं था कि क्लियर से आंसर मिल गया हो। आंसर हमें बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारे डिबेट्स के बाद मिले। नेहरू जी ने तो बोल दिया था कि विल ऑफ द पीपल, द पैशंस दैट लाई इन द हार्ट्स ऑफ द मासेस, इनको हम फुलफिल करने बैठे हैं। लेकिन इन्हें कोई आसान काम तो था नहीं। जब लोगों को लग रहा था कि यार अब तो इंडिपेंडेंस मिलने वाली है, तब लोग अपने डिमांड्स वगैरह, जितने भी अलग अलग कम्युनिटीज थी, जो ग्रुप्स थी, वो अपनी डिमांड्स पुट इन कर रही थी कि हमें ऐसे सेफगार्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और इन सारे डिमांड्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्लोर में हमें डिबेट करना पड़ता था। कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज को डिस्कस करके एक रिकन्सिलेशन क्रिएट करना पड़ता था, एक गैप को ब्रिज करना पड़ता था और एक फाइनल कंसेंसस पे आना पड़ता था। तो यही सब इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। 27 अगस्त 1947, डेट याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, बी पॉकर बहादुर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने क्या बोला ये याद रखिएगा। इन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू किया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैं फटाक से बता देता हूँ। मान लेते हैं हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं, तो ये लोग एक इलेक्टोरेट नहीं बल्कि अलग अलग इलेक्टोरेट्स फॉर्म करेंगे। यानी कि हिंदूज अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे, मुस्लिम्स अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे, तो इलेक्टोरेट्स सेपरेट रहेंगे। ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी। अब इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है और लोगों ने इसके बारे में क्या बोला वो हम सुन लेते हैं। बहादुर जी ने इसका सपोर्ट किया। इन्होंने बोला कि जो माइनॉरिटीज हैं इनको आप विश अवे नहीं कर सकते, इनको आप इरेज आउट नहीं कर सकते, ये तो हर जगह पे होते ही हैं। और माइनॉरिटीज को आपको अगर अच्छे से रखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं जहाँ पे हार्मनी हो, एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं जहाँ पे इन कम्युनिटीज के बीच में जो डिफरेंसेस है उनको हम मिनिमाइज कर सकें। और माइनॉरिटीज को अगर हमें रिप्रेजेंटेशन देना है तो उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमें चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें इनको रिप्रेजेंटेशन मिले, उनकी जो आवाज़ है उसको सुना जाए। और आवाज़ सुनने के लिए हमें क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या करेगा, मुस्लिम्स को, जो माइनॉरिटी है, उनको एक मीनिंगफुल वॉइस देगा, वरना तो ये हिंदूज के बीच में दब जाएंगे। ये बहादुर जी का कहना था। इनका कहना था कि जो मुस्लिम्स की नीड है वो मेजॉरिटी लोग नहीं समझ सकते, तो अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो वो मुस्लिम्स की नीड नहीं समझता, और जो नॉन मुस्लिम है वो मुस्लिम्स के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो और मुस्लिम्स जो माइनॉरिटीज़ हैं वो खुद के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें, ताकि उनके पास भी काफ़ी हद तक पावर हो, उनकी वॉइस को भी सुना जाए। लेकिन जब ये चीज़ बोली गई तो बाकी जो नेशनलिस्ट बैठे हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए, वो काफ़ी गुस्सा हो गए, उनको एकदम डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि नहीं 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 नहीं, क्या बात बोल रहे हो, ये तो एकदम गलत बात है। तो हमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स इस पॉइंट के बहादुर जी के अगेंस्ट देखने को मिलते हैं। नेशनलिस्ट लोगों का, बहुत सारे लोगों का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में इंडियंस को डिवाइड करने के लिए, हिंदू मुस्लिम्स डिवीजन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आरवी ढुलेकर जी, ये नाम भी आप याद रखिएगा, इनके वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने क्या बोला, इंग्लिश मैन थे, उन्होंने गेम खेला इन द नेम ऑफ सेफ गार्ड्स। इन्होंने बोला कि सेफ गार्ड्स दे रहे हैं और आपको बहका दिया। विद द हेल्प ऑफ इट दे अल्यूड यू इनटू अ लॉन्ग लल, यानी कि आपको उन्होंने सेफ गार्ड्स का बोला, सेपरेट इलेक्टोरेट्स का बोला, वॉइस देने का बोला और आपको बहला फुसला लिया। लेकिन अब तो वो नहीं है ना, अब तो कोई नहीं है आपको मिसगाइड करने के लिए, अब क्यों आप उस बहकावे में जा रहे हो जब वो जा चुके हैं। तो ये जवाब दिया बहादुर जी को आरवी ढुलेका जी ने। जो पार्टीशन हुआ था ना, पार्टीशन के बाद जितने भी हमारे नेशनलिस्ट थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के आइडिया से बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे, उसको एकदम अपोज करने लगे थे। क्यों? क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जब बात आती थी तो लोगों के अंदर यही दिमाग में आता था कि फिर से सिविल वॉर ना हो जाए, राइट्स ना हो जाए, वायलेंस ना हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या कर देता, इंडिया में हिंदूज और मुस्लिम्स को एकदम अलग अलग कर देता, डिवाइड कर देता। तो यही चीज़ बोली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी। इन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर द पॉइजन दैट हैज एंटर्ड द बॉडी पॉलिटिक ऑफ आवर कंट्री। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात है ना, ये हमें एक दूसरे से अलग कर देगा, हमारे इंडियन नेशन को डिवाइड कर देगा। इट हैज़ कॉज्ड ब्लडशेड एंड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अगर पार्टीशन भी हो चुका है, अब आपको क्या चाहिए इस देश में, इस दुनिया में, देश में, इस लैंड में आपको क्या चाहिए? अगर आपको शांति चाहिए तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अलविदा बोल दिया जाए।
अगेन हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करी, उनके एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे इस बॉक्स में दिए हुए हैं, इसको आप पॉज करके जरूर पढ़िएगा। मैं एक शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ। इन्होंने क्या बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमारे लिए अच्छे नहीं है। आप एक देश बता दो जहां पे शांति और सेपरेट इलेक्टोरेट चल रहे हो, अगर अच्छे से चल रहे होंगे मैं इंडिया में लाने की बात करने लगूंगा, लेकिन नहीं चल रहे हैं क्योंकि ये तो तरीका ही था हमें डिवाइड करने का। आप इसमें क्यों फंस रहे हो? अगर आपको शांति चाहिए तो जो ब्रिटिशर्स ने जो मिसचीफ किया था हमारे इंडिया के साथ, उसको अब छोड़ो, पास्ट को भूलो और आगे बढ़ो और सही से इस चीज को देखो। फिर आते हैं हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, एक के बाद एक याद करते जाओ। चाहो तो एक कॉपी बना लो, उसमें लिखते जा सकते हो, या फिर हमारे नोट्स का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, तो उनका भी आप यूज कर सकते हो। अब गोविंद पंत जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में क्या बोला? इन्होंने भी यही बात बोली कि ये हार्मफुल है हमारे नेशन के लिए, और सिर्फ नेशन के लिए नहीं, जो माइनॉरिटीज मांग रही हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स, उन लोगों के लिए भी हार्मफुल है। इनका कहना था कि ठीक है भाई, आपने एक जो बात बोली है ना कि डेमोक्रेसी को अच्छे से चलने के लिए हमें लोगों में कॉन्फिडेंस फिल करना पड़ेगा, सारे सेक्शंस को कॉन्फिडेंट फील कराना पड़ेगा, लोगों को खुश रखना पड़ेगा, हमारे पूरे इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनको हमें इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा कि ना सिर्फ उनकी मटीरियल वांट्स बल्कि उनकी स्पिरिचुअल नीड्स भी जो हैं, जो सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह की नीड है, ये भी हम फुलफिल कर पाएं। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एकदम सही बात है कि हम चाहते हैं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपने इस ऑब्लिगेशन को समझे कि उसको माइनॉरिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, माइनॉरिटीज की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो सिचुएशन है, उनको समझना पड़ेगा। लेकिन पंत जी ने बोला कि आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का आइडिया है वो एकदम खराब है, वो एक सुसाइडल डिमांड है, वो आपको ही मतलब माइनॉरिटी को ही अटैक कर देगा। क्योंकि एट द एंड क्या होगा, इसके बाद जो माइनॉरिटीज हैं वो एकदम परमानेंटली आइसोलेट हो जाएंगी मेजॉरिटी के साथ, और कभी भी गवर्नमेंट में उनके पास एक इफेक्टिव से आ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे है पंत जी के वर्ड्स। पंत जी ने बात करी कि एक सुसाइडल डिमांड है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब ये जो सारे डिस्कशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये सारे किस चीज के लिए किए जा रहे हैं? ताकि हम इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड नेशन स्टेट बना सकें। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक है नेशन, एक है स्टेट। इन दोनों के डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। एक चीज होती है नेशन, दूसरी चीज होती है स्टेट। नेशन यानी कि हम सारे जो लोग हैं हमारे एक सिमिलर बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एक कल्चर को बिलोंग करते हैं। तो ये चीज क्या हो गई, हमारा ये फॉर्म करता है कि सारे लोग एक नेशन को बिलोंग करते हैं। स्टेट यानी कि भाई ये हमारा रीजन है, इतना पॉलिटिकल पूरे एंटिटी है हमारी, जहाँ पे हमारी एक स्टेट है, इसके सिटीजन्स हैं, ये लॉज हैं, ये सब। अब हमारे इंडिया में दोनों ही चीज में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी। इंडिया एज अ नेशन भी बनाना इंपॉर्टेंट है कि भाई पूरे हमारे कंट्री में लोगों को लगना चाहिए कि हम एक यूनिफाइड नेशन को बिलोंग करते हैं। ऐसा ना हो कि भाई ये खुद को अलग कल्चरल आइडेंटिटी से लिंक कर रहे हो, यहाँ के लोग अलग, यहाँ के लोग अलग। हम एक यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी भी बनाना था और एक यूनिफाइड स्टेट आइडेंटिटी भी बनाना था कि भाई सब लोग इंडिया को एक एज वन स्टेट देखें, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू करें और अच्छे सिटीजन उस देश के बने। तो हमें क्या चाहिए कि नेशन स्टेट भी एक नेशन स्टेट बनाना है जहाँ पे दोनों की ही रिस्पेक्ट हो। तो लीडर्स इस चीज के बारे में भी बात कर रहे थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे सिटीजन्स को राइट्स तो ग्रांट कर देगा, लेकिन जो सिटीजन्स हैं वो भी अपने स्टेट की तरफ लॉयल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनको एज हम कल्चरल एंटिटीज देख सकते हैं कि भाई ये अलग अलग इतने सारे कल्चरल ग्रुप्स हैं हमारे पास, उनके जितने भी कल्चरल राइट्स हैं उनको हम प्रोटेक्शन की एश्योरिटी दे सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकली अगर अपन बात करें तो ये सारे कल्चर के, सारे कम्युनिटीज के जितने भी लोग हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद को एज मेंबर ऑफ वन स्टेट देखें और लॉयल्टी रखें इंडिया की तरफ, एक स्टेट की तरफ। यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत के बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, देयर कैन नॉट बी डिवाइडेड लॉयल्टीज। इनका कहना था कि एक बहुत गंदी आदत हम लोगों के बीच में होती है, एक बहुत अनहोलसम, एक डिग्रेडिंग हैबिट है कि हम हमेशा कम्युनिटीज के टर्म्स में बात सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, कि हम खुद को एक छोटी छोटी कम्युनिटीज की तरह देखते हैं। हमें बल्कि खुद को इन टर्म्स ऑफ सिटीजन देखना चाहिए कि हम इंडिया के सिटीजन हैं। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बताया कि सेल्फ डिसिप्लिन का जो आर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी में। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आप खुद की चिंता कर रहे हो या अपनी कम्युनिटी की चिंता कर रहे हो। आपको खुद को हमेशा एज वन सिटीजन देखना चाहिए और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फीलिंग के बिना, इस थॉट के बिना जो डेमोक्रेसी है उसका चलना इम्पॉसिबल है। इन्होंने ऐड किया कि इट इज द सिटीजन दैट मस्ट काउंट। सिटीजन ही है जो किसी भी सोशल पिरामिड के बेस और समिट यानी कि बेस और टॉप को बनाता है। तो जो सिटीजनशिप वाली आइडेंटिटी है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो कम्युनिटी वाली आइडेंटिटी है इसको हमें थोड़ा असाइड रखना चाहिए। तो जो कम्युनिटी राइट्स है
उनको तो सारे नेशनलिस्ट जो लीडर्स हैं उनको वो एक्सेप्ट करते थे कि भाई हर एक कम्युनिटी के अपने अपने राइट्स होंगे, लेकिन एक फियर भी इन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं रहता था कि जो कम्युनिटीज़ के राइट्स के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि लॉयल्टीज़ डिवाइड हो जाए, लोग अपनी कम्युनिटीज़ को वैल्यू करने लगे और इंडिया एज अ नेशन को वैल्यू करे ही ना। ऐसा ना हो कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने में फेल हो जाए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, ऐसा नहीं था कि सारे मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल बेगम एजाज रसूल जी, इन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है और माइनॉरिटीज़ को आइसोलेट कर देगा मेजॉरिटी से। 1949 तक ज़्यादातर जो मुस्लिम मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स माइनॉरिटीज़ के ही अगेंस्ट हो जाएगा। जो कुछ लोग को लग रहा है कि माइनॉरिटीज़ को सेपरेट इलेक्टोरेट अच्छा लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं था। इनको भी समझ में आ गया था कि नहीं 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 नहीं, ये तो हमें आइसोलेट कर देगा। हमें हमारे इंडिया में चाहिए कि जो मुस्लिम्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेसी में, वो एक्टिवली एक ग्रुप में फॉर्म हो और एक्टिवली हमारे मेजॉरिटी के साथ मिलकर डिसीजन ले रहे हो। ऐसा ना हो कि भाई अलग ही हो जाए। तो इसलिए वो बोला था कि सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया तो जो डिसाइसिव वॉइस हमें मिल सकती है माइनॉरिटीज़ को, वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगी और हम एकदम से आइसोलेट कर दिए जाएंगे। अब इसके बाद हम एक अलग टॉपिक पर बढ़ते हैं। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम की बात करते हैं जो कि हैं एनजी रंगा जी। ये एक सोशलिस्ट लीडर थे। वाइल वेलकमिंग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई। इन्होंने बोला ठीक है, आपकी जो माइनॉरिटी है उनको आप किस टर्म में किस टर्म में इंटरप्रेट करोगे। हाँ, इनका कहना था कि माइनॉरिटीज़ को इकोनॉमिक टर्म्स में इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। इन्होंने बोला कि एक्चुअल माइनॉरिटी कौन है, जो पुअर है, जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन है इंडिया के, वो। इन्होंने बोला कि लीगल राइट्स तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में दे दोगे कि जीने की आज़ादी है, ये है, वो है, लेकिन इसकी एक लिमिट भी है। इसकी लिमिट क्या है? ये जो लीगल राइट्स हैं आपके, ये मीनिंगलेस है पुअर सेक्शंस के सोसाइटी के। पुअर सेक्शन फॉर एग्जांपल विलेजेस वगैरह में रह रहे हैं, उनके लिए क्या फर्क पड़ता है कि उनके पास फंडामेंटल राइट है टू लिव, या फिर फुल एम्प्लॉयमेंट का राइट है, या फिर दे हैव अ राइट टू हैव देयर मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, या फिर फॉर्म एसोसिएशंस एंड ग्रुप्स, या फिर सिविल लिबर्टीज। क्या फर्क पड़ता है उन लोगों को? वो लोग तो पुअर सेक्शन है, उनके तो राइट्स वैसे भी कोई भी आके छीन के चले जाता है। तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या राइट्स दे रहे हो, उनको आप जो सेफ गार्ड्स दोगे वो ज़्यादा मैटर करेंगे। तो पहले तो आप इनको सेफ गार्ड दो। तो इन्होंने क्या बोला कि दे नीडेड अ लेडर। कौन? जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन थे, जो पुअर सेक्शंस थे, यानी कि ये बात कर रहे थे सेफ गार्ड देना इकोनॉमिक टर्म्स में। तो इन्होंने यही बात इस बॉक्स में भी करी है। यहाँ पे कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको भी आप पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। इन्होंने वही बात करी कि अगर आप ट्राइबल एरियाज में चले जाते हो, ठीक है यार उनके पास राइट है, लेकिन कोई भी आके उनका लैंड छीन के चले जाता है, तो कहाँ उनके राइट वो यूज़ कर पा रहे हैं? उनको तो पता भी नहीं होंगे शायद उनके राइट्स के बारे में, और पता भी होंगे तो वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली जो ऑर्डिनरी विलेजर्स हैं उनके साथ भी यही होता है। जो बड़े ज़मींदार हैं, जो पावरफुल फिगर्स हैं, वो उनको लूटने लगते हैं, कुछ ना कुछ सिस्टम बना लेते हैं, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स खेल के उनको डोमिनेट करने लगते हैं, स्लेव्स वगैरह बना लेते हैं। तो रियल माइनॉरिटी कौन है हमारे इंडिया की? हमारे जो इंडियन मासेस हैं, हमारे जो पुअर सेक्शंस हैं, चाहे वो विलेजर्स हो चाहे वो ट्राइबल्स हो, वो है एक्चुअल माइनॉरिटी। ये वर्ड्स थे एनजी रंगा जी के, ये नाम आप याद रखिएगा। ये बोल रहे थे कि इकोनॉमिक टर्म में हमें देखना चाहिए। एनजी रंगा जी ने एक और बात बोली। इन्होंने बोला कि जो गल्फ, ये जो गैप है उन इंडियंस के बीच में जिनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि इंडियन मासेस के बीच में, और हम लोगों के बीच में जो यहाँ पे बैठे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, एक बहुत बड़ा गैप है। इन्होंने बोला हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे इंडिया के जो ऑर्डिनरी मासेस हैं उन्हीं लोग को ना, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उन ऑर्डिनरी मासेस को बिलोंग नहीं करते। हो सकता है आज से कुछ टाइम बाद जो मासेस है उनकी आवाज यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक, वो लोग यहाँ तक पहुंच जाए, लेकिन अभी नहीं है। तो अभी हम जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम उनके ट्रस्टीज हैं, यानी कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बन के बैठे हैं, उनके चैंपियंस बन के यहाँ पे बैठे हैं। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना बेस्ट दें उनके लिए बोलने के लिए। रंगा जी ने बात करी थी एक ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में। अब हम ट्राइबल कम्युनिटी के ही एक जयपाल सिंह की बात कर लेते हैं। जयपाल सिंह ने बहुत अच्छी स्पीच दी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद, इसको वेलकम करते हुए। ये एक बहुत अच्छे ओरेटर थे जो कि आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा। इन्होंने बोला कि एज एन आदिवासी मैं इसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं ये जो लीगल इंट्रिकेसीज हैं इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वो मैं समझूंगा। इसकी जो पेचीदियां ये मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन इतना तो मेरा कॉमन सेंस बताता है कि हम सबको एक साथ मार्च करना चाहिए टुवर्ड्स द रोड ऑफ फ्रीडम, एंड एक साथ मिलकर इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ाई करना चाहिए।
इन्होंने बोला कि मेरे जो लोग हैं, ट्राइबल जो लोग हैं, उनको हमेशा से इंडियन सोसाइटी में इंडियन लोगों ने ही शैबिली ट्रीट किया है, डिसग्रेसफुली ट्रीट किया है। उनको बहुत सालों से, 6000 सालों से गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। हमारी पूरी हिस्ट्री ऐसी है, हम आदिवासी ट्राइबल लोगों की, हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, डिस्पोजेस किया जाता है बाय नॉन एबोरिजिनल्स, यानी कि जो यहाँ के नॉन इंडिजिनस लोग हैं इंडिया के, यही आके हम लोगों को मिसट्रीट करते हैं, हमारे लैंड से हमको भगा देते हैं, हमको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। टाइम टू टाइम रेबेलियन होने लगता है, डिसऑर्डर होने लगता है, लेकिन येट आई टेक पंडित जवाहरलाल नेहरू एट हिज वर्ड, आई टेक यू ऑल एट योर वर्ड। यानी कि ठीक है, इतनी खराब हिस्ट्री हमारी रही है, आप लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के शब्दों पे मान रहा हूँ, आपकी बात को मैं मान रहा हूँ। आप जो ये बात कर रहे हो ना कि अब आगे का चैप्टर अच्छा होगा, जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तब हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, किसी को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। आप सबकी बात को मैं मान रहा हूँ और इस रास्ते पे चलने के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन इनकी डिमांड थी कि ट्राइबल्स को, जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। ये काफी अच्छे से बात अपनी रख रहे थे। इन्होंने बोला कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो जनरल पॉपुलेशन के लेवल तक आ सकें। जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो न्यूमेरिकली माइनॉरिटी नहीं है, हम लोग बहुत ह्यूज नंबर्स में हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पास्ट ऐसा रहा है कि हमें हमेशा से हमारे लैंड से डिस्पोजेस कर दिया जाता था, जहाँ पे हम लोग सेटल होते थे वहाँ से हमें निकाल दिया जाता था। हमारे फॉरेस्ट एरियाज, हमारे जो पास्चर लैंड होते थे वो हमसे छीन लिए जाते थे। इसके बाद हमें फोर्स किया जाता था किसी और जगह पर जाने के लिए। हिस्ट्री के पिछले कुछ चैप्टरों में हमने इस तरीके की एक्टिविटीज़ की बात भी करी है कि कैसे ट्राइबल एरियाज में लोगों पे अटैक वगैरह कर दिए जाते थे, उनको भगा दिया जाता था उनके एरियाज के साथ। तो ये बातें सच भी थी। इनका कहना था कि पूरी सोसाइटी हमसे दूर भागती थी, हमें नेग्लेक्ट करती थी, हमें एक्सेप्ट नहीं करती थी, हम लोग को प्रिमिटिव और बैकवर्ड बताया जाता था और इस बेसिस पे हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता था कभी भी। तो उन्होंने अपनी काफ़ी एक मूविंग प्ली दी, यानी कि काफ़ी एक इमोशनल, काफ़ी पावरफुल इन्होंने अपनी अपील रखी। इन्होंने बोला कि जो इमोशनल और फिजिकल डिस्टेंस है ट्राइबल्स और बाकी सोसाइटी के बीच में, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। हम तो आपके साथ मिक्स इन होना चाहते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप जो नॉर्मल पॉपुलेशन है इंडिया की, उसको हमारे साथ मिक्स इन होना पड़ेगा, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये नहीं बोला जयपाल सिंह जी ने कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दो, लेकिन हमें रिजर्वेशंस दो लेजिस्लेचर में, ताकि हमें भी एक पार्टिसिपेशन मिल सके, ताकि हम भी वहां पे खुद को रिप्रेजेंट कर सके। तो ये याद रखिएगा आप, जयपाल सिंह जी ने मांगा यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर। इनका कहना था कि ट्राइबल्स को वॉइस देने की जरूरत है, ट्राइबल्स को बाकी लोगों के साथ लाने की जरूरत है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो डिप्रेस्ड कास्ट के जो राइट्स है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिफाइन करेगा। अंबेडकर जी नेशनल मूवमेंट के टाइम से बोल रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए हमें माइनॉरिटीज के लिए, डिप्रेस्ड कास्ट के लिए। गांधी जी बोलते नहीं 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 नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो लाके नहीं दे सकते, क्योंकि वो कंप्लीट सेग्रीगेशन कर देगा, माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी से एकदम अलग कर देगा और कभी भी सोसाइटी एक अच्छे लेवल पे नहीं जा पाएगी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इन ऑपोजिशंस को, इन डिफरेंसेस इन ओपिनियंस को कैसे, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगी, ये हमारे सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन था। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा डिप्रेस्ड कास्ट को, किसको डिप्रेस्ड कास्ट में माना जाएगा, ये सारे क्वेश्चन थे। कुछ डिप्रेस्ड कास्ट के ही मेंबर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो अनटचेबल्स की प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने से, सेफगार्ड प्रोवाइड करने से, रिजर्वेशन वगैरह ला देने से सॉल्व नहीं हो जाएगी। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है हमारे सोशल नॉर्म्स के, जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम है मोरल वैल्यूज की, ये प्रॉब्लम है माइंडसेट की, जो हमारे कास्ट सोसाइटी में चल रहा है, जिसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी में हमेशा से यही चीज हुई है, जो लोअर कास्ट वाले लोग थे उनकी सर्विसेज तो ली जाती थी, उनका लेबर तो यूज किया जाता था, लेकिन उनको डिस्टेंस में रखा जाता था, उनसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाता था, उनके साथ मिक्स इन नहीं होते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उनको टेम्पल्स वगैरह में अलाउंस नहीं मिलती थी, घुसने नहीं दिया जाता था। ये जो जे नाकाप्पा जी हैं, ये नाम भी आप याद रखिएगा, ये थे मद्रास से। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली। इन्होंने बोला कि हम तो बहुत टाइम से सफर करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब हम सफर नहीं करने वाले। अब हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता है, और हमें पता है कि अपनी बात हमें कैसे मनवाना है, हाउ टू असर्ट आवरसेल्व्स। नागाप्पा जी ने भी यही बात बताई कि जो डिप्रेस्ड कास्ट है ना, ये न्यूमेरिकली माइनॉरिटीज नहीं है। न्यूमेरिकली तो बहुत सारे हैं, 20 to 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इस सफरिंग क्लास से आती है, लेकिन इनकी सफरिंग्स क्यों आ रही है?
क्योंकि इनको मार्जिनलाइज किया गया है जानबूझकर। यानी कि नंबर में तो ये बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन लोगों को जानबूझ के सोसाइटी के एज में रखा गया है। इनको कभी भी एजुकेशन नहीं लेने दिया गया, इनको एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने नहीं दिया गया। तो केजे खंडेकर जी ने भी इस बारे में बात करी। तो ये जो नाम आते जा रहे हैं ना, किसी भी टॉपिक की आप याद करते जाइएगा। जब आपको टॉपिक आएगा डिप्रेस्ड कास्ट से रिलेटेड, तो आपको नागप्पा जी का नाम लिखना पड़ेगा। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, कभी आपको खुद से लिखना पड़ेगा। फिर खंडेकर जी सेंट्रल प्रोविंसेस थे, इन्होंने बोला कि हमें इतने सालों से, इतने हजारों सालों से हमें सप्रेस किया जा रहा है कि अब ना हमारा दिमाग काम करता है, ना हमारी बॉडीज और हमारे हार्ट्स को भी नहीं पता है कि काम कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है। ये है हमारी सोसाइटी में पोजीशन। इन्होंने बात करी डिप्रेस्ड कास्ट के बारे में। फिर जब हमारा पार्टीशन हुआ, वायलेंस भड़क गए, कम्युनल राइट्स हो रहे थे हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, अंबेडकर जी ने भी अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया। इसके लिए अब वो लड़ाई नहीं कर रहे थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। इन्होंने रिकमेंड किया कि अनटचेबिलिटी को हम कंप्लीटली अबॉलिश करेंगे, हिंदू टेम्पल्स को सबके लिए ओपन कर देंगे, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी लोअर कास्ट को बिलोंग करते हो। लेजिस्लेचर में सीट्स और गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब्स को हम रिजर्व करेंगे जो लोएस्ट कास्ट के लोग हैं उन लोगों के लिए। बहुत सारे लोग अभी भी यही बोल रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन से आप चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, जो चीज़ें आप अबॉलिश वगैरह कर रहे हो, इससे कोई चेंज नहीं आएगा एक्चुअल में। क्योंकि एक्चुअल में तो ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है, जो एटीट्यूड है वो हमें बदलना पड़ेगा सोसाइटी का, तभी ये डिप्रेस्ड कास्ट की कंडीशन को हम बेटर कर पाएंगे। लेकिन फिर भी ये जो मेजर्स लिए जा रहे थे इसको सब लोग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि एट द एंड ये अच्छे मेजर्स थे। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो ऑल मेल नहीं थी, इसमें 15 फीमेल मेंबर्स भी थी। उनमें से एक थी हंसा मेहता जी, बॉम्बे से थी। इन्होंने बोला वेमेन को कोई प्रिविलेजेस नहीं चाहिए कि एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस हम डिमांड कर रहे हो, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हम बोल रहे हो, या फिर आप रिजर्वेशन मांग रहे हो। आप हमें इक्वलिटी दो, आप हमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करो। बस इतनी सी हमारी डिमांड है कि इक्वलिटी हो सोसाइटी में। अब ये डिप्रेस्ड कास्ट वाला हमारा पूरा डिस्कशन खत्म होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत आग लगाई। वो थी कि स्टेट वर्सेस सेंटर रिलेशंस कैसे होंगे, कैसे पावर को शेयर किया जाएगा, उसकी हम बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंटर के एडवोकेट थे जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा था जिसमें इन्होंने बोला पार्टीशन तो एक फैक्ट है, तो हमें एक ऐसा सेंटर चाहिए जो इंडिया में पीस इंश्योर कर सके। अगर हम ये नहीं कर पाते तो इंडिया के लिए बहुत इंजूरियस होगा। हमें एक ऐसा सेंटर चाहिए जो जितने भी कॉमन कंसर्न के मैटर हैं पूरे कंट्री के, उनमें कोऑर्डिनेशन करा सके, जो इंडिया है उसको इंटरनेशनल स्पेयर पे रिप्रेजेंट कर सके। हमें एक ऐसा सेंटर चाहिए, और ये नहीं दे पाते हैं तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। तो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 3 लिस्ट की बात की गई, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सारे वो सब्जेक्ट्स डाले गए जिसके ऊपर पूरी अथॉरिटी होगी यूनियन की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट्स में अथॉरिटी होगी स्टेट गवर्नमेंट्स की, और कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन मिलकर डिसीजंस ले रहे होंगे, दोनों काम कर रहे होंगे, इनकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि बाकी फेडरेशंस के कंपैरिजन में इंडिया में स्टेट के कंपैरेटिवली यूनियन को ज्यादा पावर दी गई थी। ज्यादा लिस्ट, जो यूनियन लिस्ट थी और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी, उसमें ज्यादा टॉपिक्स डाल दिए गए थे। प्लस जो इम्पोर्टेंट हमारे मिनरल्स हैं उनका कंट्रोल दिया गया यूनियन को, जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनका कंट्रोल दिया गया यूनियन को। बिसाइड्स दिस आर्टिकल 356 दिया गया, जिसका कहना था कि भाई अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर जो सेंटर है वो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर टेक ओवर कर सकता है। तो अगेन सेंटर के हाथों में ज्यादा पावर दी जा रही थी, ज्यादा हमें साइड देखने को मिल रहा था कि एक पावरफुल सेंटर देखने को मिलेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने फिर हमारा जो फिस्कल फेडरलिज्म था कि कैसे हमारे फिस्कल रिलेशंस होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में, जो पैसा होगा वो कैसे शेयर किया जाएगा, उसका भी एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट किया था। कुछ टैक्सेस फॉर एग्जांपल कस्टम ड्यूटीज और कंपनी टैक्सेस ये कंप्लीटली दिए गए, इसे अथॉरिटी दी गई सेंटर को कि भाई सेंटर रखेगा। उसके बाद कुछ केसेस ऐसे थे जैसे कि इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटीज, इसमें सेंटर स्टेट के साथ जो इनकम होगा वो शेयर कर रहा होगा। और कुछ केसेस ऐसे थे जैसे कि एस्टेट ड्यूटीज, ये पूरा का पूरा स्टेट्स को दे दिया गया था। प्लस स्टेट्स के पास पावर थी कुछ और टैक्सेस चार्ज करने की। फॉर एग्जांपल लैंड, जो लैंड टैक्स हो गया, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, या फिर सेल्स टैक्स हो गया, या फिर एक बहुत प्रॉफिट वाला बॉटल लिक्वर पे टैक्स हो गया, इसकी अथॉरिटी दी गई थी स्टेट को।
तो ये रिलेशन बनाया गया था, फिस्कल रिलेशंस। अब हम लोगों की बात कर लेते हैं कि जो एलोकेशन किया जा रहा था उस पर लोग क्या ओपिनियंस दे रहे थे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है जिन्होंने स्टेट्स के लिए राइट्स को डिफेंड किया, स्टेट्स की पावर बढ़ाने के लिए बात करी, वो थे के संथनम फ्रॉम मद्रास। इन्होंने बोला कि जो पावर्स आपने शेयर करी उनको रीएलोकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ स्टेट्स की पावर इससे बढ़ेगी बल्कि सेंटर की भी पावर को बढ़ाया जा सकता है। इन्होंने बोला कि एक गलत ऑब्सेशन है कि हम पावर जितनी ज़्यादा ऐड करते जाएंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होती जाएगी, सेंटर उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। बट ये एक मिसकंसेप्शन है। आपने सेंटर के पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं कि वो ओवरबर्डन हो गया है, वो खुद से इफेक्टिवली काम कर ही नहीं पा रहा है। तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर से निकाल के स्टेट्स को दे दोगे, तो स्टेट्स की पावर भी बढ़ जाएगी और सेंटर की पावर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सेंटर अब अच्छे से काम कर पाएगा। संथानम जी ने स्टेट्स के बारे में बोला कि आपने जो अभी एलोकेशन किया है पावर्स का, वो तो पूरा उनको क्रिपल कर देगा, वो उनको काम करने ही नहीं देगा। एक तो आपने पावर ज्यादा नहीं डाली है, ऊपर से आपका जो फिस्कल प्रोविजंस है, आपने जो मॉनेटरीली डिस्ट्रीब्यूशन किया है टैक्सेस वगैरह का, वो एकदम बेकार है, वो इम्पोवरिश कर देगा इन प्रोविंसेस को। इनका कहना था ज्यादातर टैक्सेस तो आपने सारे सेंटर के हाथ में डाल दिए हैं, एक्सेप्ट लैंड रेवेन्यू, सब कुछ सेंटर के पास है। तो कोई फाइनेंसिस के सोर्स बचेंगे ही नहीं इन प्रोविंसेस के पास, इन यूनिट्स के पास। अगर स्टेट्स को कोई प्रोजेक्ट करना होगा डेवलपमेंट का, तो कहाँ जाएगा? पैसे ही नहीं होंगे उसके पास तो कैसे करेगा? मुझे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना, इन्होंने बोला, जहां पे यूनिट्स को, यानी कि ये जो प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको सेंटर के पास जाना पड़े ये बोलने के लिए कि भाई पैसा दे दो, मुझे अपने लोगों को पढ़ाना है, पैसा दे दो, मुझे सैनिटेशन की फैसिलिटीज देनी है, पैसा दे दो, मुझे रोड्स बनानी है, मुझे इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है। मुझे ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना कि जहां पे स्टेट्स को जाना पड़े सेंटर के पास, गिव मी अ डोल, कुछ फ्रैक्शन ऑफ मनी मुझे प्रोवाइड कर दो। इससे अच्छा तो आप यूनिटरी सिस्टम बना लो जहां पे पूरी आप मैक्सिमम पावर सेंटर के हाथ में डाल देना। आप फेडरलिज्म की तरफ जा ही क्यों रहे हो जब आप फेडरल फीचर डाल ही नहीं पा रहे हो? जब आपको पूरी पावर सेंटर के हाथ में देनी है तो क्यों ऐसा आप फेडरलिज्म की तरफ जा रहे हो? इन्होंने बोला कि जो अभी आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है पावर्स का, इसी को अगर आप एक्सेप्ट करोगे विदाउट एनी फर्दर स्क्रूटनी, तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत डार्क है, क्योंकि कुछ सालों में जितने भी प्रोविंसेस हैं वो सेंटर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर जाएंगे और आपका ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। बहुत सारे लोग थे अलग अलग प्रोविंसेस से, उन्होंने यही बात को दोहराया। इन्होंने बोला कि आपको कुछ जो कॉन्करेंट लिस्ट से और यूनियन लिस्ट से जो फीचर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको निकाल के डालना पड़ेगा स्टेट लिस्ट में, ताकि स्टेट की पावर थोड़ी ज़्यादा राइज करें। सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक, सेड अ मेंबर फ्रॉम उड़ीसा। इन लोगों का कहना था कि सेंटर के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर डाल दी है, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन इंडिया में आप कर रहे हो। लेकिन जब लोगों ने स्टेट्स के राइट्स की बात करी, स्टेट्स की पावर बढ़ाने की बात करी, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भड़क गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये हमें देखने को मिला हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सारे नाम हम यहाँ पे एक एक करके देख रहे होंगे। असेंबली के सेशन में कई बार स्ट्रांग सेंटर की बात हो रही थी। अंबेडकर जी ने बोला कि भाई हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, एक ऐसा सेंटर जिसके हाथ में काफी ज्यादा पावर हो। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद जो हमें मिला था उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर हमें अब चाहिए। इन्होंने याद दिलाया कि भाई आपको याद है ना, राइट्स हुए थे, वायलेंसेस हुए थे, कम्युनल प्रॉब्लम्स हुए थे, वो स्ट्रॉन्ग सेंटर के बिना आप सही नहीं कर पाओगे। आपका जो नेशन है वो अलग अलग बिखर जाएगा स्ट्रॉन्ग सेंटर के बिना। बहुत सारे मेंबर्स ने इन्हीं चीज़ों को याद दिलाया कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, ताकि जो कम्युनल फ्रेंजी है, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, कम्युनल ग्रुप्स के बीच में दंगे भड़क रहे हैं, उनको अगर हमें ख़त्म करना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, और स्टेट्स की पावर्स के साथ वो हम नहीं कर पाएंगे। फिर गोपाल स्वामी अयंगर, इन्होंने डिक्लेयर किया कि जितना ज़्यादा सेंटर को हम पावर दे सकते हैं, जितना ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उतना ज़्यादा हमें उसको बनाना चाहिए। बालकृष्ण शर्मा ने काफ़ी लेंथ में अपने वर्ड्स दिए। इन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंटर की ही बात करी। इन्होंने बोला कि अगर कंट्री की वेलबींग हमें चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अच्छे से हमें मोबिलाइज करना है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करना है, कंट्री को फॉरेन अग्रेशन से बचाना है, तो हमें चाहिए सेंटर का पावर, हमें चाहिए कि सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, बात करेंगे जब हम क्वेश्चन पूछा जाएगा स्ट्रॉन्ग सेंटर की, तो ये तीन नाम और जवाहरलाल नेहरू का नाम आप वहां पे लिख रहे हो। पार्टीशन के पहले की अगर अपन बात करें तो कांग्रेस के ओपिनियंस अलग थे।
कांग्रेस पार्टी बोल रही थी कि हम एक डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर यूज करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम लीग थी। तो मुस्लिम लीग को ये अश्योरेंस देना था कि मान लेते हैं आप किसी एक स्टेट में आप जीतते हो सीट्स बहुत सारा, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको सेंटर जो है वो आपको ओवर पावर कर देगा, आप उस जगह पर रूल कर पाओगे। लेकिन पार्टीशन के बाद जो सिस्टम था वो पूरा चेंज हो चुका था। अब जो पॉलिटिकल प्रेशर्स थे वो एकदम चेंज हो गए थे। अब वहां पे कोई मुस्लिम लीग तो थी नहीं, तो जितने भी हमारे नेशनलिस्ट थे आफ्टर पार्टीशन अब बात कर रहे थे कि अब हमें डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, अब हमें एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर चाहिए ताकि पूरे नेशन की यूनिटी मेंटेन की जा सके। जैसे ही हमारे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हमें छोड़ा है, एक यूनिटरी सिस्टम टाइप का पावर हमें छोड़ के गए हैं वो लोग, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम इसी को कंटिन्यू रखें। अब हम एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की नीड्स देख रहे हैं, हमारे सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर से ख़त्म हो सकते हैं। जो केओस चल रहा है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। तो अब अगर अपन शिफ्ट देखेंगे तो क्या हो गया था कि अब सब लोग चाह रहे थे कि यूनियन लिस्ट में ज़्यादा पावर हो, यूनियन के पास ज़्यादा पावर हो और स्टेट के पास उतनी ज़्यादा ना हो। तो अब यहाँ से हमारा शुरू होगा एक अगला टॉपिक जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। इस पे भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्लोर में बहुत दंगे भड़के, और ये तो पढ़ के भी आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा हीटेड थे। दिक्कत यही है ना कि हमारे इंडिया में हर जगह का अपना एक कल्चरल हेरिटेज था, अलग लैंग्वेज थी, अलग वे ऑफ लाइफ था। तो कैसे हम एक लैंग्वेज से पूरे धागे से एक पूरे कंट्री को बनाएंगे, ऐसा कैसे हम करेंगे कि पूरे इंडिया में वन नेशनल आइडेंटिटी को हम बना सके, कौन सी वो लैंग्वेज होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि कौन सी लैंग्वेज सबको कनेक्ट कर पाएगी, जिसको सब बोल रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे, सब उससे एसोसिएट कर रहे होंगे और वन नेशन आइडेंटिटी हम फॉर्म कर पाएंगे। तो ये जो लैंग्वेज की डिबेट थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। 1930s तक कांग्रेस ने ये लगभग मान लिया था कि हिंदुस्तानी ही हमारे इंडिया की नेशनल लैंग्वेज बनेगी। लेकिन फिर क्या हुआ वो हम यहाँ पे देखते हैं। महात्मा गांधी जी का कहना था कि हमें एक ऐसी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए जिसको सब कॉमन लोग बोलते हो और समझते हो। तो हिंदुस्तानी को गांधी जी सपोर्ट करते थे। हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज थी वो हिंदी और उर्दू का एक ब्लेंड थी। ये काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज थी उस टाइम के कॉमन पीपल की, हमारे स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में सब लोग इसको बोल रहे थे। ये कॉम्पोजिट लैंग्वेज थी, यानी कि इसके जो वर्ड्स थे, जो टर्म्स थे, वो अलग अलग जगहों से आए थे, अलग अलग लैंग्वेजेस के थे और वो इसमें आके मिल गए थे। तो एक कॉम्पोजिट, एक ऑल इंक्लूसिव टाइप की लैंग्वेज थी जो सबको इंक्लूड कर रही थी। इनरिच्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, अलग अलग कल्चर्स के टर्म्स हमें इसमें देखने को मिल जाते थे। और ओवर द ईयर्स इसने बहुत सारे टर्म्स को इनकॉर्पोरेट भी किया था, यानी कि एक इंक्लूसिव नेचर की ये लैंग्वेज थी। तो इसका ऐसा नहीं था कि कोई एक रिलीजन वाला बोल रहा है, कोई एक रीजन वाला बोल रहा है, सब लोग इसको बोल रहे होते थे। ये एक मल्टी कल्चरल लैंग्वेज थी जिसको गांधी जी सपोर्ट करते थे और गांधी जी का कहना था एक आइडियल लैंग्वेज है हमारे लिए कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज को ये जोड़ के रखेगी, हिंदू मुस्लिम को, नॉर्थ साउथ को ये जोड़ देगी। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था कि नेशनल लैंग्वेज की क्या क्वालिटीज होना चाहिए, तो वही चीज़ उन्होंने बात करी। हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए हिंदुस्तानी जैसी, जो कि संस्कृताइज्ड भी नहीं है, उर्दू पर्शियनाइज्ड भी नहीं है, हिंदुओं की भी नहीं है, मुस्लिमों की नहीं है, ये लैंग्वेज सबकी है। हमें ऐसी ही एक लैंग्वेज चाहिए। लेकिन हुआ क्या, 19th सेंचुरी के एंड से चीज़ें चेंज होने लगी। हिंदुस्तानी एज अ लैंग्वेज अब ग्रेजुअली बदल रही थी। क्यों? इंडिया में अब कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे हिंदू मुस्लिम्स के बीच में, तो हिंदू और उर्दू के बीच का गैप बहुत बढ़ने लगा। हिंदी में से संस्कृताइजेशन किया जा रहा था, जितने भी पर्शियन और अरेबिक ओरिजिन वर्ड्स थे उनको निकाला जा रहा था। जो हमारी उर्दू थी उसको काफ़ी ज़्यादा पर्शियनाइज किया जा रहा था, तो गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। तो अब जो लैंग्वेज थी ना वो रीजनल रिलीजियस आइडेंटिटी बनती जा रही थी कि भाई मुस्लिम उर्दू बोल रहे हैं, जो बाकी हिंदू है वो हिंदी बोल रहे हैं, तो रिलीजियस आइडेंटिटी अटैच होने लगी लैंग्वेज के साथ, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। गांधी जी अभी भी जो हिंदुस्तानी का जो कॉम्पोजिट कैरेक्टर था उसको सपोर्ट कर रहे थे कि भाई यही है जो हमारी लैंग्वेज बनेगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो हिंदी को एज नेशनल लैंग्वेज देखना चाहते थे हमारी इंडिया की। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम है आर.बी. ढोलेकर जी का। ये कांग्रेसमैन थे यूनाइटेड प्रोविंस से। इन्होंने काफ़ी अग्रेसिव अपनी प्ली करी। इन्होंने बोला कि हिंदी ही है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की लैंग्वेज बनना चाहिए और यही हमारे नेशन की नेशनल लैंग्वेज बनेगी। जब इनको बताया गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में नहीं बना सकते क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे असेंबली में ही जो हिंदी नहीं बोलते हैं, तो इन्होंने बोला कि अगर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने आए हो और आप हिंदी नहीं बोल पा रहे हो तो आप यहाँ पे मत बैठो, आप वर्दी ही नहीं हो।
ये सुन के तो आग लगेगी ही, बात भड़केगी। लोग बहुत हल्ला गुल्ला करने लगे, हंगामा होने लगा, लेकिन धुलेखा जी अपनी हिंदी में स्पीच कंटिन्यू करते रहे। फिर इसके बाद जब इतना हंगामा होने लगा तो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे इंटरवीन किया, शांति कराने की कोशिश करी। लेकिन अगले 3 सालों तक हिंदी नेशनल लैंग्वेज बनेगी या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज क्या होगी, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स होते रहे। लगभग 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 जो धुलेखा जी की स्पीच थी, उसमें फिर से चार्म आया, उसने फिर से एक आग को भड़काया। इस टाइम तक लैंग्वेज कमेटी जो थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसने अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली थी। इन्होंने एक फॉर्मूला बना लिया था कि भाई हमें कैसे ये जो डेडलॉक है हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी का, उसको कैसे खत्म करेंगे। डेडलॉक यानी कि कोई डिसीजन हो ही नहीं रहा था, कोई कंसेंसस पे नहीं आ पा रहे थे कि नेशनल लैंग्वेज क्या होगी, क्यों होगी, नहीं आंसर आ रहे थे। लेकिन इसने अब अपनी रिपोर्ट बना ली थी और इसने अपने सॉल्यूशंस प्रेजेंट करना चालू किए। इसने डिसाइड किया, डिक्लेयर नहीं किया, डिसाइड बस किया था कि क्या होगा, कि हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट वाली है उसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे इंडिया का, नेशनल नहीं, ऑफिशियल। और जो शिफ्ट होगा वो ग्रेजुअल होगा, यानी ऐसा नहीं कि पूरा हमने एकदम से हिंदी हिंदी कर दिया। फर्स्ट 15 ईयर्स तक इंग्लिश को भी हम यूज़ करेंगे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, और उसके बाद हम हिंदी को सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे हमारे इंडिया के। सारे जो प्रोविंसेस होंगे उनके पास भी इतना राइट्स होगा कि वो अपनी रीजनल जो लोकल लैंग्वेज है उसको यूज़ कर सकेंगे ऑफिशियल वर्क्स के लिए अपने प्रोविंस में। तो ये इन्होंने पूरा कॉम्प्रोमाइज़ का सिस्टम चालू लगाया था, इन्होंने इस चीज़ को बताया। और जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, तो कुछ लोग इससे भी गुस्सा थे। कोशिश ये की जा रही थी कि जो इमोशंस पूरे एकदम बिखरे हुए थे, लोग गुस्सा थे, एकदम लड़ाई दंगे हो रहे थे, उसको सॉल्व किया जा सके, एक ऐसा रिकन्सिलेशन किया जाए कि जो सब लोग एक्सेप्ट करें। लेकिन सब तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। धुलेखा जी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। ये ऐसे तो थे नहीं धुलेखा जी जिनको रिकन्सिलेशन का पाथ अच्छा लगे, ये तो चाहते थे कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए इंडिया का, हिंदी को। इन्होंने फिर से उनको अटैक किया जो कि हिंदी के अगेंस्ट में थे, उनको भी अटैक किया जो महात्मा गांधी के नाम पे हिंदुस्तानी को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई हिंदुस्तानी नेशनल लैंग्वेज बनना चाहिए। ये हिंदी को लैंग्वेज बनाना चाहते थे। इन्होंने बोला कि मुझसे ज़्यादा खुश नहीं है कोई और कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है हमारे कंट्री की। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इट्स अ कंसेशन, कि हिंदी को एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया है या ऐसा कुछ, लेकिन मेरा मानना यह है कि एक कंजर्वेशन है हिस्टोरिक प्रोसेस का, यानी कि एक हिस्टोरिक प्रोसेस है जो अब फुलफिल हो पाया है हिंदी के ऑफिशियल लैंग्वेज बनने से। बहुत सारे लोगों को गुस्सा इस बात का नहीं था कि धुलेखा जी हिंदी को सपोर्ट करते हैं, गुस्सा इस बात से था कि धुलेखा जी की जो स्पीच की जो टोन होती थी वो बहुत ज़्यादा हार्श होती थी। कई बार तो प्रेसिडेंट को भी इंटरफेयर करना पड़ता था कि भाई आई डू नॉट थिंक यू आर एडवांसिंग योर केस बाय स्पीकिंग लाइक दिस, क्योंकि आपने देख ही लिया वर्ड्स बहुत हार्श होते थे, गुस्सा बहुत ज़्यादा ये कर रहे होते थे। लेकिन धुलेखा जी अपने लगे होते थे अपनी हिंदी में स्पीच देने में, अपने गुस्से वाली स्पीच देने में। फिर कुछ दिन बाद धुलेखा के बोलने के बाद श्रीमती जी दुर्गाबाई जो कि मद्रास से थी, इन्होंने अपना जो कंसर्न थे उनको एक्सप्रेस किया। इन्होंने बताया, मिस्टर प्रेसिडेंट जी, ये जो नेशनल लैंग्वेज का क्वेश्चन था ना, ये तो लगभग खत्म हो गया था। हम सब लगभग एक्सेप्ट कर गए थे कि भाई हाँ ठीक है, ये लैंग्वेज होगी, ऐसे हम करेंगे। लेकिन वापस से इस इशू में कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, वापस से ये हो रहा है। और ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज है, उनके दिमाग में फियर बिठाया जा रहा है। उनको इस तरीके से लग रहा है कि जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज है उनको डोमिनेट करना चाहते हैं। हिंदी का इन्फ्लुएंस इसलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि जो बाकी लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस था हमारे इंडिया में उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये इन्होंने एक फियर एक्सप्रेस किया। इनका कहना था जो कॉम्पोजिट कल्चर है हमारे इंडिया का, नेशन का, उसको ख़त्म करने के लिए हिंदी को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है और प्रमोट किया जा रहा है। दुर्गाबाई जी ने बोला कि साउथ साइड में हिंदी के अगेंस्ट जो ऑपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लोगों को ये लग रहा है कि हिंदी इसलिए इम्पोज की जा रही है ताकि उनके जो कल्चरल रूट्स है उनको कट डाउन किया जा सके। लेकिन फिर इन्होंने ये भी बात बोली कि मैंने और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को बात को मानते हुए हिंदी को प्रमोट करना चालू किया। हमने साउथ में हिंदी को पढ़ाया, हमें वहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस मिल रहा था, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस को फाइट करते हुए हमने वहाँ पे स्कूल्स चालू किए, हिंदी में क्लासेस लेना चालू करी, हिंदी को वहाँ पे प्रमोट कराया। लेकिन अब मुझे शौक हो रहा है और बहुत बुरा भी लग रहा है देखते हुए कि अब वापस से एजिटेशंस हो रहे हैं, वापस से दंगे भड़क रहे हैं, वापस से कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही हैं। हमने सेंचुरी के स्टार्ट में ही एक्सेप्ट कर लिया था, तो वापस से ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। इन्होंने बोला कि हिंदुस्तानी को हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि हमारी लैंग्वेज होगी ये हिंदुस्तानी, लेकिन अब वो उसको चेंज किया जा रहा है, उसमें से उर्दू के वर्ड्स हटाए जा रहे हैं, बाकी जो रीजनल लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स हैं, जो टर्म्स थे, उसमें से वो हटाया जा रहा है। तो इसका जो इंक्लूसिव नेचर है, जो कॉम्पोजिट कैरेक्टर है हिंदुस्तानी का,
उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये एनजाइटीज़ क्रिएट कर रही हैं, फियर्स क्रिएट कर रही हैं, करेंगी ही ना, क्योंकि आपने कॉम्पोजिट कैरेक्टर की बात की थी, वो तो ख़त्म किया जा रहा है। फिर जब डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा एक्रीमोनियस यानी काफ़ी ज़्यादा दंगे भड़कने लगे, काफ़ी ज़्यादा शार्प हो गए, तो कुछ मेंबर्स ने अकोमोडेशन की स्प्रेड को चूज़ किया कि भाई रिकनसाइल करते हैं, एक कंसेंसस क्रिएट करते हैं। एक मेंबर थे श्री शंकर राव देव, इन्होंने स्टेट किया कि गांधी जी के कहने पे हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि हिंदुस्तानी हमारी लैंग्वेज बनेगी हमारे नेशन की, हमने इसको बहुत सपोर्ट किया, हिंदी को बहुत सपोर्ट किया हमने, लेकिन कोई भी चीज़ आप ऐसे नहीं कर सकते जो सस्पिशन ग्रो करे, कोई भी चीज़ आप ऐसे नहीं कर सकते जो हमारे फियर्स को क्रिएट करे। मैंने फियर्स और क्रिएट लिंक कर दिया। टी.ए. रामलिंगम चेतिया, ये मद्रास से थे, इन्होंने बोला कि भाई कुछ भी किया जाए उसको बहुत कॉशियस होके किया जाए, आप कोई भी एक्शन ऐसे मत लीजिए जो फिर से दंगे भड़का दे। अगर आप हिंदी को एग्रेसिवली पुश करोगे, एग्रेसिवली इम्पोज करोगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, वो हिंदी के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा। अच्छा होगा कि हम अच्छे से प्यार मोहब्बत से प्यार से बातें करें और कॉशियसली एक्शंस लें। लोगों के जो फियर्स है, चाहे वो अनजस्टिफाइड फियर्स क्यों ना हो, उनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप बिना फियर्स को ख़त्म किए सिर्फ एग्रेसिवली पुश करते जाओगे तो देयर विल बी बिटर फीलिंग्स लेफ्ट बिहाइंड। जब हमको एक साथ रहना है, हमें एक यूनाइटेड नेशन बनाना है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसे एक्शंस नहीं लिए जाने चाहिए जो कि म्यूचुअल फीलिंग्स को हर्ट करें। हमें म्यूचुअल एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़ना है और कोई भी चीज़ फोर्स नहीं की जानी चाहिए। तो इस चैप्टर में पूरा हमने यही चीज़ डिस्कस करी, जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने सारे डिबेट्स और डिस्कशंस के बाद पूरा बनाया गया है। कोई भी चीज़ जो डिसीजन है वो ऐसे नहीं कि नॉर्मली ले लिया जाता था। बेसिकली बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्ररी व्यूज़ हमें देखने को मिलते थे और जनरली एक मिडिल ग्राउंड का पाथ को चूज़ किया जाता था, एक कंसेंसस बनता था, वो मिडिल ग्राउंड एक रिकन्सिलेशन के पाथ पे बन रहा होता था। हालांकि कुछ टॉपिक ऐसे भी थे जिसमें कोई डिबेट्स नहीं हुए। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट था, सेंट्रल फीचर था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये था कि वोट टू एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हमें बाकी जगहों की बात करें तो ऐसा वहाँ पे नहीं था, ये हमारे इंडिया में देखने को मिला। फॉर एग्जांपल यूएस में या यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी वाले जो मैन थे उनको वोट के लिए राइट दिया गया, फिर एजुकेशन वालों को मिला, फिर उसके बाद जो वर्किंग क्लास थे और जो पेजेंट क्लास थे उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा इस वोट के लिए, उसके बाद उन्हें मिला, और विमेन को तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद मिला। लेकिन इंडिया में क्या देखने को मिला कि पहले दिन से सबको पता था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो हमें लेके आना है और आना ही है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट फीचर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सेकुलरिज्म। जो हमारा प्रियम्बल था उसमें सेकुलरिज्म का गुणगान नहीं किया गया था। जो ओरिजिनल हमारा प्रियम्बल था उसमें तो टर्म ही नहीं था सेकुलरिज्म, बाद में इसको अमेंड करके उसमें टर्म सेकुलरिज्म डाला गया, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सेकुलरिज्म को इम्पोर्टेंस स्टार्टिंग से ही दी जा रही थी। यानी कि हमें पता था कि भाई किसी रिलीजन को हम सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, सब रिलीजन इक्वली रहेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। यह हमें देखने को मिलता है, जो हमें बीच बीच में प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, जो वर्किंग देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें सेकुलरिज्म काफ़ी ज़्यादा क्लियर था। फंडामेंटल राइट्स में भी हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखने को मिल जाता है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स देखने को मिलता है, राइट्स टू इक्वालिटी देखने को मिल जाता है। तो क्लियरली हम किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करने वाले थे। सेकुलरिज्म की जो फीलिंग है वो हमारे यहाँ पे पहले से थी कि भाई ये तो होना ही है। अगेन इसकी बातें हमने नेशनल मूवमेंट के टाइम से ही देख रखी हैं। इसके बाद स्टेट ने ये भी राइट दिया कि भाई सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, राइट टू मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इसमें भी कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। स्टेट ने कोशिश पूरी करी कि रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ है उससे खुद को वो दूर रख सके। जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन स्टेट एंड स्कूल्स या कॉलेजेस में दिए जाते थे उसको पूरा उन्होंने बैन कर दिया कि भाई अब ये हम नहीं करेंगे। स्टेट का रिलीजन से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे अगर किया जाएगा तो वो इलीगल है। तो ये सारी चीज़ें स्टेट ने करी, लेकिन ऐसा नहीं था कि स्टेट और रिलीजन एक दूसरे से इंडिया में पूरे अलग हो गए हों कभी भी। वहाँ पे एक स्पेस मेंटेन की गई थी कि अगर मान लेते हैं कोई सोशल रिफॉर्म लाना पड़ता है, फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी हो गया या फिर पर्सनल और फैमिली लॉज में कोई रिफॉर्म लेके आना है, अभी प्रेजेंट टाइम्स में भी आते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट रिलीजन से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकता। अगर रिलीजन में कोई प्रॉब्लम आता है तो स्टेट उसको सॉल्व ज़रूर करेगा हमारे इंडिया में। तो एक डिस्टेंस तो है, सही अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट रिलीजन में कुछ कर ही नहीं सकता। अगर वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगे तो स्टेट वहां पे आएगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हैं
वो हमें ये समझने में हेल्प करती है कि कितने ज़्यादा अलग अलग ओपिनियंस होते थे कई बार, कितने सारे डिमांड्स किए जाते थे, कितने डिमांड्स वहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते थे, कैसे अलग अलग डिबेट्स को लोग रख रहे होते थे, अपने व्यू पॉइंट्स को रख रहे होते थे, जो अलग अलग आइडियल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स ने, उनके बारे में हमें पता चलता है, और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फॉर्मुलेट हुआ उसके बारे में हमें पता चलता है। लेकिन एक चीज़ आप मत भूलिएगा, कई बार ऐसा होता है किसी एक ए पर्सन के हमने व्यूज़ सुने और हम सोचते हैं भाई उसके व्यूज़ ही ऐसे थे। नहीं, कई बार ये व्यूज़ टाइम ओवर टाइम चेंज भी हो रहे होते थे। जब ए पर्सन बी के व्यूज़ को सुनता था तो कई बार ऐसा होता था कि इसके व्यूज़ चेंज हो जाते थे, कई बार ऐसा होता था कि इसके व्यूज़ चेंज हो जाते थे। 3 साल का एक लंबा प्रोसेस था, बहुत सारे व्यूज़ चेंज हुए, बहुत सारे व्यूज़ नहीं हुए, बहुत सारी चीज़ एक्सेप्ट हुई, बहुत सारी चीज़ नहीं हुई। एक बहुत छोटा सा फैक्शन इस चैप्टर में हमने टच किया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर था। अंबेडकर जी और हमारे राजेंद्र प्रसाद जी की ये फोटो है, जिसके साथ इस चैप्टर को हम खत्म कर रहे हैं। होपफुली आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देखते हैं दुनिया।